दोस्तों आज मैं आपके लिए ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई एक बेहतरीन साउथ कोरियन मूवी लेकर आया हूं जिसकी एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मूवी में हमें एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसको एक दिन रियलाइज होता है कि वो जिस परिवार के साथ रह रहा है वो उसका नहीं है। अब इन सब के पीछे का क्या राज है और अगर इस लड़के के परिवार वाले कोई और हैं तो अब तक उसे पता क्यों नहीं लगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इसका ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। फिल्म की शुरुआत में हम जिन स्योक नाम के एक लड़के को उसकी फैमिली के साथ कहीं पर जाते हुए देखते हैं जिसमें वो उसके मॉम डैड और उसके बड़े भाई यू स्योक के साथ होता है। अब जिन स्योक को देखकर ऐसा लगता था कि मानो कि उसने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा हो और असल में यहाँ पर ये सभी लोग आज अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं जिस घर को देखकर जिन स्योक को ऐसा लगता है कि मानो ये घर पहले भी कहीं उसने देखा हो। फिलहाल यहाँ हम जिन स्योक के बड़े भाई यू स्योक की बात करें तो जिन स्योक उसे बहुत ही चाहता था और यू स्योक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और वो कॉलेज में एज अ टीचर पढ़ाता है। और यहाँ पर अब बात करें जिन स्योक की तो जिन स्योक की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो एक स्टूडेंट था। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि काफ़ी समय पहले यू स्योक का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो अपने लेफ्ट पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। इसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हम एक कैलेंडर देखते हैं जिसमें कि 5 मई 1997 की डेट पड़ी हुई थी। और दोस्तों आप इस डेट को याद रखिएगा। इसके साथ यहाँ पर पहुंचकर जिन स्योक को पता चलता है कि उसे अपने भाई यू स्योक के साथ 1 महीने के लिए कमरा शेयर करना होगा क्योंकि इस घर का जो पुराना मालिक था उसका कुछ सामान ऊपर के कमरे में रखा हुआ था जिसे वो महीने भर के अंदर लेकर जाएगा। इसी के साथ उसने जिन स्योक के डैड से किसी को भी उस कमरे में जाने के लिए मना किया था, इसीलिए उसके डैड भी जिन स्योक को ऐसा करने से मना करते हैं। फिर जब जिन स्योक अपना सामान लगा रहा होता है तो सामान को शिफ्ट कर रहा एक वर्कर जिन स्योक से काफ़ी हैरानी से पूछता है कि यू स्योक तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, जिसके जवाब में जिन स्योक हाँ बोलता है। लेकिन इससे पहले वो वर्कर कुछ और बोल पाता यू स्योक वहाँ से आकर उसे नीचे भेज देता है। अब यहाँ पर उस वर्कर ने जिन स्योक से ऐसा क्यों पूछा था इसी में सारा ट्विस्ट छुपा हुआ है जो हमें आगे की कहानी में जानने को मिलेगा। अब जब रात में ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जिन स्योक को उसी खाली कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन इसी दौरान बाहर बारिश हो रही होती है इसीलिए सभी के साथ जिन स्योक को भी लगता है कि ये बादलों की गरजने की आवाज़ है। इसके बाद रात में जिन स्योक को फिर से उसी कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं जिसे जब वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर यू स्योक आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि डैड के मना करने के बावजूद भी तुम उस कमरे में क्यों जा रहे हो। इसके जवाब में जिन स्योक उसे उसी आवाज़ के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर यू स्योक को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी इसीलिए उसे लगता है कि जिन स्योक पढ़ाई करके थक गया है। और यहाँ पर यू स्योक बारिश के दौरान ही जिन स्योक के साथ वॉक के लिए बाहर चला जाता है जहाँ दोनों कुछ देर बातें करते हैं कि तभी यू स्योक को उसके डैड का फ़ोन आता है। अब फ़ोन कटने के बाद यू स्योक जिन स्योक से कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करो, मैं बस कुछ ही देर में डैड को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देकर वापस आता हूँ। लेकिन जैसे ही यू स्योक वहाँ से निकलता है तो कुछ लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और ये सब जिन स्योक भी देख रहा था, पर उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही यू स्योक को वो एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर जिन स्योक ने गाड़ी का नंबर अपने दिमाग में नोट कर लिया था, जिसके बाद वो भागते हुए वापस घर आकर यू स्योक के किडनैप होने की बात अपने मॉम डैड को बताता है और ये बात बताने के बाद वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। फिलहाल जब उसे सुबह होश आता है तो वो देखता है कि अभी तक उसका भाई वापस नहीं आया। अब यहाँ पर डिटेक्टिव के पूछने पर जिन स्योक उन्हें गाड़ी का नंबर बता देता है और साथ ही वो उन्हें कहता है कि अंधेरा और बारिश होने की वजह से मैं किसी का चेहरा देख नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव का कहना था कि इस नंबर पर पूरे देश में कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, जो बात जानकर जिन स्योक को काफ़ी अजीब लगता है। अब एक दिन जब जिन स्योक सो रहा होता है तो उसे फिर से उसी कमरे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इससे जिन स्योक काफ़ी ज़्यादा घबराकर खुद को चादर के अंदर छिपा लेता है। लेकिन कुछ देर बाद जब कोई भी आवाज़ नहीं होती तो वो वैसे ही चादर को हटाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक लेडी का भूत दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ थी और वो लड़की जिन स्योक पर हमला कर देती है, जिसे अचानक से जिन स्योक की आंख खुल जाती है, मतलब कि यहाँ पर वो एक सपना देख रहा था। अब एक दिन अचानक से यू स्योक घर वापस लौट आता है और वो पूरे 19 दिन बाद घर लौटा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसे किसने किडनैप किया और उन्होंने इतने दिनों तक उसके साथ क्या किया। इसीलिए यू स्योक के मॉम डैड उसे डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर जिन स्योक का चेकअप करके बताता है कि ये बीते दिन शायद यू स्योक के लिए काफ़ी दर्द भरे रहे हैं, इसीलिए उसके ब्रेन ने इस ट्रॉमा से रिलेटेड सारी यादों को मिटा दिया है। इसके बाद रात में जब जिन स्योक सो रहा होता है तो यू स्योक कहीं पर बाहर जाता है, जिसे ऐसे जाते देखकर अगले दिन जिन स्योक उससे इस बारे में सवाल करता है।
लेकिन यूसुक का कहना था कि वो कहीं भी नहीं गया था और यहाँ पर जिनसुक उससे बोलता है कि उसने शायद कोई सपना देखा होगा। इतना कहकर यूसुक अपने काम के लिए चला जाता है। इसके बाद दोबारा से रात के समय जिनसुक पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाता है और बीच में रात के समय यूसुक उठकर सबसे पहले ये चेक करता है कि कहीं जिनसुक सोने का नाटक तो नहीं कर रहा। ये देखने के लिए वो पेंसिल की एक टिप उसकी आंखों के करीब तक लेके जाता है। फिर वो टिप बाहर निकलकर गिर जाती है, लेकिन जिनसुक कोई हरकत नहीं करता। यूसुक इसके बाद सीधा बाहर चला जाता है, जिसका जिनसुक भी इस बार पीछा करता है क्योंकि वो जाग रहा था। अब यहाँ पर जिनसुक यूसुक को फॉलो करते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर यूसुक उन्हीं दोनों डिटेक्टिव से मिलता है जो कि उसका केस देख रहे थे। यहाँ जिनसुक देखता है कि यूसुक इस वक्त आराम से बिना लंगड़ाए हुए चल पा रहा था, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि ये उसका भाई नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। फिलहाल वो यूसुक को फॉलो करना जारी रखता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर यूसुक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और उसे अपने सामने वही दोनों डिटेक्टिव दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जिनसुक वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच अचानक से यूसुक उसे पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद जब जिनसुक की सुबह आंख खुलती है तो वो खुद को सोते हुए पाता है। यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब जैसे ही वो यूसुक को अपने सामने देखता है तो वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। यहाँ यूसुक पहले तो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, पर जब जिनसुक रात की घटना के बारे में उसे बताता है तो यूसुक चुप हो जाता है। यहाँ जैसे ही जिनसुक बाहर निकलता है तो यूसुक उसे पीछे से पकड़कर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, जिसके बाद यहाँ पर यूसुक उसे बोलता है कि कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये सब हो सकता है कि उसका कोई सपना हो। साथ ही यहाँ पर उससे यूसुक ये भी पूछता है कि क्या उसने अपनी दवाइयाँ टाइम पर ली थी या नहीं। अब असल में यहाँ पर दोस्तों जिनसुक एंटी एंजाइटी पिल्स खाता था, क्योंकि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो पिल्स वहाँ पर देखता है जो कि खराब पड़ी हुई थी और इसीलिए उस पिल्स को देखकर उसे भी यकीन हो जाता है कि पिल्स ना लेने की वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो शांत हो जाता है, जिसे शांत देखकर यूसुक अपने काम पर चला जाता है, जिसे जाते हुए जिनसुक भी देखता है और फिर वो अपनी डेस्क देखता है तो उसे वहाँ पर वही पेंसिल की टिप पड़ी हुई मिलती है जो कि उस रात वहीं पर गिर गई थी। इसके साथ ही जिनसुक को याद आता है कि यूसुक ने उसे समझाते वक्त टैक्सी का जिक्र किया था, जबकि टैक्सी से फॉलो करने वाली बात जिनसुक ने यूसुक को नहीं बताई थी। मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो सब जिनसुक का सपना नहीं बल्कि हकीकत थी और उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। इसीलिए वो ये सब बातें अब अपनी मॉम से बताता है, जो कि उसे वादा करती हैं कि आज डैड के आने के बाद वो इस बारे में उनसे बात करेंगी और अगर वो हमारा यूसुक नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है तो उसे हम लोग अच्छा मजा चखाएंगे। जिनकी इन बातों से जिनसुक थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है। फिलहाल रात को जब जिनसुक सो रहा होता है तो उसे अचानक से प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए नीचे की ओर जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी मॉम शायद जिनसुक से बात कर रही थी और वो कहती हैं कि शायद जिनसुक को हमारे ऊपर शक हो गया है। इसी बीच उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो वो जिनसुक के कमरे में चेक करने के लिए जाती हैं, जो देख जिनसुक बाहर के रास्ते से अपने कमरे में बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। लेकिन जिनसुक को भीगा हुआ देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है, क्योंकि बाहर की खिड़की भी खुली हुई थी और आज बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। यहाँ जिनसुक अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन वहाँ उसके डैड और यूसुक उसका रास्ता रोक लेते हैं। मतलब कि उसका पूरा परिवार ही शायद नकली था, इसीलिए वो किसी तरह से उनसे बचकर वहाँ से भागता है और वो भागते हुए सड़क पर आ रही एक पुलिस की गाड़ी के सामने आ जाता है। इसके बाद हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो ऑफिसर को सब कुछ सच सच बताता है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि अगर वो तुम्हारा परिवार नहीं है तो अब तक तुम उनके साथ कैसे रह रहे थे। जिस बात का जिनसुक के पास कोई भी जवाब नहीं था और इसी बीच जब पुलिस ऑफिसर जिनसुक का रिकॉर्ड चेक करता है तो बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट हमारे सामने आता है। वो बताते हैं कि जिनसुक की उम्र 41 साल है, लेकिन जिनसुक का कहना था कि वो सिर्फ 21 साल का है और पूछने पर जिनसुक उन्हें बताता है कि ये साल 1997 है, जबकि असल में ये साल 2017 होता है। जो बात पता चलते ही जिनसुक अपने आसपास मोबाइल और टैबलेट जैसी चीजों को देखकर दंग रह जाता है। शायद यही वो वजह थी कि वो वर्कर जिनसुक से उसके बड़े भाई के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि एक 25-26 साल का लड़का उसका बड़ा भाई कैसे हो सकता है। जिसके बाद जिनसुक जब अपनी खुद की शक्ल को आईने में देखता है तो वो दंग रह जाता है और अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए वो उसी घर में वापस जाता है। अब जिनसुक अंदर जाते ही उसी कमरे में पहुंचता है जो कि हमेशा बंद रहता था। यहाँ वो देखता है कि इस कमरे में किसी तरह के मर्डर सीन को रिक्रिएट किया गया था और यहाँ यूसुक के अलावा उसकी मॉम डैड का रोल प्ले करने वाले लोग भी मौजूद थे।
जिनस्योक के पूछने पर यूसुक उसे बताता है कि करीब 20 साल पहले इस कमरे में एक माँ और उसकी बेटी का मर्डर हुआ था, और जब पुलिस 4 सालों तक भी उस कातिल का पता नहीं लगा पाई तो उसके परिवार ने असली कातिल का पता लगाने के लिए यूसुक को हायर किया, जिसकी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि ये मर्डर जिनस्योक ने किया था। इसीलिए उसने जिनसुक को पकड़कर काफी टॉर्चर किया, मगर जिनसुक को उस रात के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था, जिस पर वहां पर एक साइकेट्रिस्ट मिस्टर पार्क को बुलाया जाता है। और असल में यहाँ पर पार्क ही थे जो कि जिनस्योक के डैड का रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर पार्क जिनस्योक को एग्जामिन करने के बाद बताते हैं कि जिनस्योक के दिमाग ने उस रात की यादों को ट्रॉमा समझकर भुला दिया है, जिस कंडीशन को डिसएसोसिएटिव अमनीशिया भी कहते हैं। इसीलिए जिनस्योक की याददाश्त तभी वापस आ सकती थी जब उसका कोई एक्सीडेंट हो या उसे फिर से वही ट्रॉमा महसूस करवाया जाए। यही वजह थी कि इन लोगों ने हिप्नोटिज्म के जरिए जिनस्योक को विश्वास दिलाया कि वही उसके मॉम डैड और भाई हैं। साथ ही ये लोग उसी घर में शिफ्ट हुए जहां पर ये मर्डर हुआ था। इन लोगों का प्लान था कि बारिश वाली रात को ये लोग उसी सिचुएशन को फिर से रिक्रिएट करेंगे जिस तरह से उस कमरे में मर्डर हुआ था। यही वजह थी कि जिनस्योक को अक्सर उस कमरे से आवाजें आती थी, क्योंकि चोरी से ये लोग उस सीन को उस कमरे में रिक्रिएट करने में लगे हुए थे। और क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी इसीलिए बारिश इनके लिए जरूरी थी। लेकिन बारिश वाली रात में कुछ पुलिस वालों ने यूसुक को छोटा मोटा फ्रॉड करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया, जिसके ठीक 19 दिन बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब इन्हें तब तक का इंतजार करना था जब फिर से बारिश हो, और वो रात आज की रात थी। लेकिन आज जिनस्योक को सारा सच पहले से ही पता लग गया, लेकिन इस सीन को देखने के बाद जिनस्योक को कुछ भी याद नहीं आता। और जब यूसुक उसे कहीं पर ले जा रहा होता है तो जिनस्योक चलती गाड़ी से बाहर कूद जाता है। अब यूसुक गाड़ी से ही उसका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन यूसुक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और साथ ही यहाँ पर भागते वक्त जिनस्योक भी एक गाड़ी के साथ भिड़ जाता है, जिसके बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर उसका इलाज चल रहा था। और इस पॉइंट पर जिनस्योक की याददाश्त वापस आ जाती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब 20 साल पहले मूवी के ओपनिंग सीन की ही तरह जिनस्योक अपनी रियल फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था। अब क्योंकि जिनस्योक की ये मेमोरी सबसे अच्छी यादों में से एक थी, इसीलिए पार्क ने इसी पॉइंट को चुना था ताकि जिनस्योक के माइंड को धोखा दिया जा सके। फिलहाल इधर जिनस्योक जब अपनी फैमिली के साथ जा ही रहा होता है तो उनकी गाड़ी का अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की तो मौत हो जाती है, लेकिन उसका बड़ा भाई काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी जिनस्योक पर आ जाती है क्योंकि वही सही सलामत बचा था। अब यहाँ पर कोरिया देश में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोगों की जॉब जा रही थी, साथ ही हर वर्ग के लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी बीच डॉक्टर जिनस्योक से कहते हैं कि पैसे ना जमा कराने की वजह से वो उसके भाई को ज्यादा दिन तक आईसीयू में नहीं रख पाएंगे, इसीलिए उसे जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा। पर बेचारा जिनस्योक बड़ी ही मुश्किल से खाने पीने के पैसे जुटा पा रहा था। देश की हालत खराब होने की वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, इसीलिए वो ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहां उसे एक आदमी मैसेज करके कांटेक्ट करता है। वो जिनस्योक से कहता है कि उसे एक औरत का मर्डर करना होगा, जिसके बदले वो उसके भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाएगा। अब इस ऑफर को सुनकर रात भर तो जिनस्योक सिर्फ सोचता है, और जब सुबह होती है तो वो इस काम के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर उसे किसी औरत का मर्डर करना था, लेकिन साथ ही उसे ये भी कहा जाता है कि उस औरत के बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब अपने इस काम को अंजाम देने के लिए जिनस्योक उसी रात को उस घर में पहुंचता है, जहां अंदर जाने पर पहले तो वो चाकू निकालता है, लेकिन बाद में उसकी ये करने की हिम्मत नहीं होती और वो वापस लौटने ही लगता है कि तभी अचानक से सो रहे माँ बेटे में से माँ की आंख खुल जाती है और वो जिनस्योक के हाथों में चाकू देखकर बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन जिनस्योक उसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, और जब वो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कमरे से उसकी बेटी आ जाती है, जो कि जिनस्योक के हाथ में चाकू को देखकर पैनिक होकर चिल्लाने लगती है। इसीलिए जिनस्योक उसे चुप कराने के लिए उसके पीछे जाता है, जिस अफरा तफरी में जिनस्योक के हाथों उस लड़की का खून हो जाता है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसकी माँ भी चिल्लाने लगती है, जिसे चुप कराने के चक्कर में जिनस्योक के हाथों उसका भी खून हो जाता है। और जब वो नीचे आता है तो वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि जिनस्योक से अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है। इस पर जिनस्योक उस बच्चे को अंदर जाकर 50 बार 100 तक गिनने को कहता है। वो उसे कहता है कि जैसे ही तुम ऐसा करोगे वैसे ही उसकी माँ और बहन वापस आ जाएंगी, जिसकी इस बात को मानकर वो बच्चा अंदर चला जाता है। और इसी दौरान जिनस्योक की नज़र उनकी फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वो देखता है कि ये फैमिली उसी डॉक्टर की है जो कि उसके भाई का इलाज कर रहा है। मतलब कि उसी डॉक्टर ने जिनस्योक को अपनी बीवी को मरवाने की सुपारी दी थी। इधर कुछ देर बाद वो बच्चा अपने पिता यानी कि उस डॉक्टर को फोन कर अपनी माँ और बहन की मौत की खबर देता है।
और अपनी बेटी की मौत की खबर को सुनकर डॉक्टर भी टूट जाता है। इसी बीच वहां पर डॉक्टर से मिलने के लिए जिनस्यूक आता है, जिसे कि डॉक्टर बताते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो भी बहुत मुश्किल में था और क्योंकि उसने अपनी वाइफ के नाम पर कई सारे प्लान्स और इंश्योरेंस लिए हुए थे, तो इसीलिए उसने जिनस्यूक को अपनी वाइफ को मारने की सुपारी दी, जिसके बदले उसे जो पैसे मिलते उससे वो अपने बच्चों को पाल लेता। लेकिन जिनस्यूक ने उसकी बेटी को मारकर सब कुछ खत्म कर दिया। इसीलिए वो जिनस्यूक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वही फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसे जिनस्यूक बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर शायद यहाँ पर डॉक्टर की भी मौत आ गई थी। इस पूरी घटना का जिनस्यूक के दिमाग पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से वो ये सब भुला देता है। जिसके बाद पाक उसे हिप्नोसिस के जरिए सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। शायद इसीलिए यूसुक एंटी एंजाइटी के नाम पर उसे हिप्नोसिस में रखने के लिए ये गोलियां देता था। कहानी इसके बाद दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहां फाइनली यूसुक जिनस्यूक को इंजेक्शन देकर मारने वाला था। यहाँ जिनस्यूक उसे बताता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है और तुम मेरी तरफ से उस फैमिली से माफी मांग लेना। यहाँ जिनस्यूक की ये बात सुनकर यूसुक उसको इंजेक्शन नहीं देता और उससे बताता है कि उस रात तुमने जिस बच्चे को छोड़ दिया था वो बदनसीब बच्चा कोई और नहीं, मैं हूँ। मेरे रिलेटिव्स ने सारे पैसों को हड़प कर मुझे एक ऑर्फनेज में डाल दिया था, जिसके बाद मैंने किन मुश्किलों के साथ अकेले जिंदगी जी है वो तुम शायद कभी भी नहीं समझ पाओगे। बस मुझे तुम मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो। उस रात तुम्हें ये काम करने के लिए किसने बोला था और उस रात तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? इसके जवाब में जिनस्यूक उससे कहता है कि मैंने ये खुद किया था, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। मतलब कि जिनस्यूक यहाँ पर उसे उसके पिता के बारे में नहीं बताता, बल्कि पूरी जिम्मेदारी वो खुद पर ले लेता है। मगर उस बच्चे को अपने पिता के बारे में पता था, क्योंकि वो अपनी माँ के इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ जानता था और साथ ही उस घर में उस रात को कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इसीलिए वो जिनस्यूक को मारने का फैसला कर वहां से चला जाता है। मगर जिनस्यूक अब इस गिल्ट के साथ और जिंदा नहीं रह सकता था, इसीलिए वो खुद से उस जहर वाले इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ यूसुक भी आखिर में अपनी जान दे देता है, क्योंकि उस एक ही रात ने उन दोनों की जिंदगी खत्म कर दी थी। हालांकि इस बात का जवाब हमें मूवी के आखिरी सीन में मिलता है कि आखिर जिनस्यूक ने उस बच्चे को क्यों नहीं मारा था। अब असल में जब जिनस्यूक अपने परिवार के साथ घर देखने के लिए जा रहा था, तो उनकी गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें कहीं बीच में रुकना पड़ता है, जहां पर जिनस्यूक की मुलाकात उसी बच्चे से हुई थी। यही वजह थी कि जिनस्यूक उस बच्चे को पहचान गया था और वो उस छोटी सी मुलाकात को भुला नहीं पाया था, इसीलिए उसे अपने किए पर हमेशा से पछतावा था। यहाँ पर हम उस डॉक्टर के अलावा किसी और को गलत नहीं ठहरा पाते और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।